ऑक्सी एसिड्स और फॉस्फोरस में अपन ने जो डिस्कशन किया था वो ये थी H3PO2, H3PO3, H3PO4। अभी इनके स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे, सिर्फ नाम पढ़े। पहले वाले का नाम है हाइपोफॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरस, फिर फॉस्फोरिक। मैंने इनके नाम के बारे में एडिशनल बता दिया था कि इनको ऑर्थोफॉस्फोरस, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक कह सकते हैं। फॉस्फेनिक और फॉस्फोनिक भी, इसकी फॉस्फेनिक एंड फॉस्फोनिक और ऑल्सो देयर क्लासिकल नेम्स, इनके पुराने नाम वो भी हैं। अब इनका स्ट्रक्चर आता है। इनके स्ट्रक्चर में बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है बेटा, और वो ये है कि इन तीनों के स्ट्रक्चर में सबसे जरूरी बात है कि ये वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O इन सब में होना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे H3PO2 बनाना है आपको, तो H3PO2 के स्ट्रक्चर में सेंटर एटम कौन है बेटा, तो फॉस्फोरस बोलोगे आप। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 बोलोगे आप। H कितने हैं, तो 3 बोलोगे आप। तो 3 एक ऐसे लगा दोगे, एक ऐसे लगा दोगे, एक ऐसे लगा दोगे, है ना। आपको ये सब कुछ बना के एकदम अच्छा लगेगा कि हमने बिल्कुल सही बनाया है। और इसमें वाकई में मुझको भी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली गलती है क्या। हालांकि गलती है इसमें, बता भी दूंगा मैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं चलेगा जल्दी से कि गलती क्या है, बिकॉज फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, वो तो बनाता है। कुछ लोग बोलते नहीं सर फॉस्फोरस तो 5 बनाता है, तो बेटा 3 भी तो बनाता है। PCl3 नहीं बनता क्या, सुना है कभी PCl3? सुना है, इसका मतलब एग्जिस्ट करता होगा तभी तो सुना है, ऐसे थोड़ा सुन लोगे कोई। तो PCl3 एग्जिस्ट करता है, PH3 एग्जिस्ट करता है, तो ये भी करना चाहिए, लेकिन ये कुछ कारणों से नहीं करता है। होता क्या बेटा कि फॉस्फोरस का O के साथ डबल बॉन्ड हाईली स्टेबल है। तो फॉस्फोरस क्या कहता है, इस लोन पेयर को बोलता है, फॉस्फोरस इस लोन पेयर को कहता है कि आपके पास लोन पेयर है तो हमारे साथ डबल बॉन्ड बनाओ ना। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये अपनी तरफ खींच देता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन भी बना नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देना बैक बॉन्डिंग होती है, तो ऑक्सीजन को मना करेगा, तो ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करने लगता है। ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग जब करने लगता है तब तो उसको रियलाइज होता है कि मेरे साथ एक गड़बड़ हुई है, कि मैंने, है ना, जल्दबाजी में अपने लोन पेयर तो दे दिए, लेकिन उससे मेरे पास प्लस चार्ज आ गया। क्या ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, उस प्लस चार्ज को वो सहन नहीं कर पाएगा, और इसलिए वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके और H को रवाना कर देगा, बोलेगा हमारा साथ यहीं तक था, अब आपको नमस्ते, अब आप यहाँ से जाइए। इस H प्लस को यहाँ से निकलने को कह देगा। H प्लस के लिए अब कौन सहारा है, तो H प्लस का सहारा है माइनस, और माइनस किस पर आ रहा है बेटा, इस पे P पर, क्योंकि जब O पे प्लस आ रहा होगा तो P पे माइनस आ रहा होगा, तो H यहाँ से निकल के यहाँ अटैच हो जाएगा और बन जाएगा P के साथ डबल बॉन्ड O। ऊपर था H और यहाँ था OH और इधर था H। अब आप बताएं कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में से किसका फॉर्मूला H3PO2 है, ये H3PO2 है या ये है, तो मेरा आंसर है दोनों है। ये भी गिनोगे तो इसमें H3P1 और O2 आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, लेकिन स्टेबल कौन है, तो इसका जवाब ये जाएगा। तो देखो मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, देखो स्लाइड 2 में देखो मैंने एक लिखा है 1, 2 and 3 शुड हैव P डबल बॉन्ड, मतलब इन तीनों के अंदर H3PO2, H3PO3, H3PO4 में P डबल बॉन्ड होना जरूरी है। जैसे ही आप P डबल बॉन्ड बनाओगे आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने लिखा P डबल बॉन्ड O, वैसे आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अब सोचो जरा कि आपको बनाना है H3PO2, और तो H3PO2 में P डबल बॉन्ड O बनाने के अलावा कितने O बचे, तो आंसर है 1 O बचा, तो 1 O को हवा में लगा दो। H कितने हैं, तो 3, तो 1 H को यहाँ लगा दो, तो मुझको बताओ ये सिंगल बनाएगा। अब बाकी बचे 2 H लगाने, तो ये जगह होगी H3PO2, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक O H3PO3 में एक O एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर इस H की जगह OH लगा दो, और अगली बार H3PO4 में तीनों को OH बना दो। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये तीनों में, ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, ये और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन, क्लास 11 की एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस पर बेस मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। ये और ये आपस में क्या है, तो मुझको बताओ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, हाँ थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये और ये आपस में क्या है, तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ पे जाना रेजोनेंस है, तो आंसर है यस, ये रेजोनेंस है। लेकिन ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कुछ कारणों से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाते। वो कारण है कि ये एटम H अपनी जगह छोड़ के चला गया है। अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता और कोई एटम अपनी जगह पर रहता तो रेजोनेंस होता। द डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट चार्ज, जस्ट इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस, बट इफ द एटम इज हैपनिंग टू चेंज इट्स लोकेशन, अगर एटम अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, सर्टेनली दैट इज नॉट रेजोनेंस। अगर आप बोलोगे सर फिर वो क्या है, तो आंसर है वो कुछ और है। अब बोलोगे सर कुछ और में क्या है, तो वो रिएक्शन है। आप बोलोगे सर कौन सी रिएक्शन है, तो उसको आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आप बोलोगे सर आइसोमर तो खूब प्रकार के होते हैं, ये कौन सा है, तो ये टॉटोमेरिज्म है। तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन ये और ये आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, टॉटोमर्स हैं। रेजोनेंस होता है बेटा डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरी जगह जाना, डांस करना, है ना, वो हिलना डुलना इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए, एटम का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का हिलना डुलना, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, चार्ज यहां से वहां जा रहा है, वो रेजोनेंस है।
इलेक्ट्रॉन या चार्ज अगर मूव कर रहा है दैट इज रेजोनेंस, लेकिन एटम का क्या बोलते हैं डांस करना छोड़ो, ठुमका लगाना भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा फनी लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसे समझ लो कि एटम का अपनी जगह से हिलना अलाउड नहीं है। द मोमेंट द एटम लूज इट्स पोजिशन एंड चेंज इट्स पोजिशन टू समवेयर एल्स, इट विल दैट बी कॉल्ड अ रिएक्शन। वो रिएक्शन कहलाएगी, सर्टेनली वो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। तो उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये तीनों आपस में, है ना, ये वाला जो कंपाउंड है, सॉरी ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में, ये भी H3PO2 है, ये भी H3PO2 है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत है, टॉटोमेरिक सही है, आइडेंटिकल ये नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। ऑल गलत है, आइडेंटिकल गलत है, एक ही सही है, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स, राइट। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट स्लाइड, यस, मोनोबेसिक। ये तीनों एसिड्स हैं, एसिड्स वो होते हैं जो कि H+ आयन देते हैं। Why do you think it will give H+ आयन? Because it has OH group. OH ग्रुप में H लेस EN है, O की EN ज्यादा है, तो OH से इलेक्ट्रॉन लेकर उसको रवाना कर देगा, तो O नेगेटिव हो जाएगा और H पॉजिटिव हो जाएगा। ये कंपाउंड H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तीनों देंगे और तीनों एसिडिक है। लेकिन ये एक H+ आयन दे रहा है, ये 2 दे रहा है और ये 3 दे रहा है। क्या होता है बेटा कि जल्दबाजी में हमें जब H3PO2 दिखाते हैं तो हमें लगता है इसमें 3 H है एसिडिक। ध्यान रखना, H3PO2 में H है तो 3, लेकिन 3 में से 2 दिखाने के हैं, एसिडिक नहीं है वो, एसिडिक OH वाला H होगा। तो इसका मतलब ये कि ये सब आपको तब आएगा जब आपको स्ट्रक्चर आते होंगे। स्ट्रक्चर से ही तो पता चल रहा है कि OH इसमें एक है, इसमें एक OH है, इसमें 2 OH है, इसमें 3 OH है, तो वो मोनोबेसिक कहलाएगा। एक H+ आयन देने वाले को बोलते हैं मोनोबेसिक, 2 H+ आयन देने वाले को बोलते हैं डाइबेसिक और 3 वाले को बोलते हैं ट्राइबेसिक। तो मोनोबेसिक एसिड है, ये डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है। ये बात जनरली हम आयनिक इक्विलिब्रियम में जब पढ़ते हैं तो शायद ध्यान में नहीं रहती है, वहां पे क्वेश्चन खूब पूछते हैं इसके कि इनमें से कौन मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है। तब ध्यान रखना कि आयनिक में जब ये आएगी प्रॉब्लम तो वो सर बोलेंगे कि आपने नॉनी में पढ़ लिया होगा, मैंने पढ़ा भी दिया है, लेकिन आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो मना कर दोगे। ऑफलाइन क्लासेस में तो बहुत दिक्कत होती है, मना कर देते हैं कि नहीं सर ये तो क्या होता है, हमें तो नहीं पढ़ा है, जो कि पढ़ा देते हैं अच्छी से। तो इसको ध्यान रखना कि आयनिक में भी आएगा। ये जो एसिड्स हैं, बेस है, केमिस्ट्री कहीं ना कहीं मिलती है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो तब ध्यान रखना कि कभी फिजिकल में ये टॉपिक आए तो आपको कोरिलेट करना भूलना नहीं है कि हाँ भाई सर ने पहले ये पढ़ाया हुआ है। वो मोनोबेसिक या डाइबेसिक या ट्राइबेसिक आपको फटाफट करना है। फटाफट करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक की एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ यहाँ लगेगी, कहीं और मत लगा देना, कहीं और लगते ही गारंटी के साथ गलत हो जाएगा, है ना। बहुत लकी रहोगी, गलत नहीं होगा। इसलिए ट्रिक अगर सीखना है, सीखना नहीं तो साइड में रख देना। अगर आपको ये बात इतनी समझ में आ गई, जल्दी समझ में आ गई है, ट्रिक को साइड में रखो। फिर ट्रिक है कि फॉस्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड्स में एसिडिक H की संख्या होती O-1। O जितने भी है -1 एसिडिक H होंगे। पहले वाले में O कितने हैं बेटा? 2, 2 - 1 1, तो इसमें 1 एसिडिक H है। इसमें 3 O है तो 2 एसिडिक H है। इसमें 4 O है तो 3 एसिडिक H है। इस प्रकार से कर सकते हो। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4 can form 1, 2 and 3 series of salt respectively. Now see what does that mean? Line means वो देख लो आप, ये रिएक्शन NaOH के साथ करेगा क्या? H3PO2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। H3PO2 क्या एसिड या बेस? तो आंसर है एसिड। वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। ऐसा कोई गाना भी सुना होगा आपने, है ना, लेकिन वो गाना केमिस्ट्री से संबंधित नहीं था। अपना वाला गाना केमिस्ट्री से संबंधित है। एसिड को बेस पसंद है, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, है ना। तो ये एसिड को बेस पसंद है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा। वो तो एसिड अपना कौन सा आयन देगा? तो आंसर है H+ आयन। H+ आयन क्या चीज? कैटायन या आयन? तो आंसर है कैटायन। तो जब H+ आयन दे देगा अपना, तो मीडियम से क्या मांगेगा? कैटायन के बदले में क्या मांगेगा? तो लोगों का आंसर आता है भारी भरकम वोटों से हमारे को ये मिलता है एनायन। लेकिन एनायन गलत होता है। कैटायन के बदले में कैटायन मांगेगा ना बेटा। जो एसिड्स H+ आयन दिया तो उसमें कैटायन की कमी हुई, तो कैटायन के बदले में कैटायन रिप्लेनिश करेगा ना वो। कैटायन के बदले में एनायन कैसे लेगा? कैटायन देके तो खुद एनायन बन गया, फिर और एनायन दे लेगा तो रिपल्शन होगा। तो कैटायन के बदले में कैटायन, बस ये ध्यान रखो। बताओ कैटायन, एसिड का कैटायन कौन? H+। और NaOH का कैटायन कौन? तो आंसर Na+। यानी एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो H+ निकलेगा, उसकी जगह Na आ जाएगा। बताओ पहले वाले में कितने एसिडिक H है? 1, तो 1 की जगह 1 Na आएगा, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। Na कितना आएंगे? 1। NaH कितने रह जाएंगे? 2, क्योंकि 1 दे चुका है, और PO2। इसको क्या कहते हैं बाद में सोच लेंगे आराम से। अभी से ये पढ़ो कि ये क्या बनेगा। बताओ ये एक NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। बताओ ये H3PO3, इसमें 1 एसिडिक H है या 2? तो आंसर है 2 एसिडिक H। तो बताओ ये 1 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा या 2? इसमें भी भारी भरकम मात्रा में मेरे पास आंसर आता है क्लास में, सर 2।
लेकिन आंसर है दोनों, एक से भी करेगा दो से भी करेगा। इसके पास दो एसिडिक एच है तो अगर एक NaOH आएगा, अगर एक ही NaOH आएगा, सपोज एक ही NaOH आया तो H3PO2 मना कर देगा कि नहीं दो एक साथ आओ, ऐसे ना बोल देगा वो, तो एक NaOH के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो इसके पास दो एसिडिक एच है जिनमें से अगर वो चाहे तो एक बार में पहले एक निकाले, फिर दूसरा NaOH के साथ रिएक्शन करने के लिए दूसरा निकाले। तो कहने का मतलब हो गया कि ये एक H प्लस है, जब एक NaOH में लिखा है, ये मैंने दो रिएक्शन लिखी है, एक NaOH के साथ और दो NaOH के साथ। पहले मैं ये तो अपनी रिएक्शन ओवर हो चुकी है, अब पहले इसको देखते हैं एक NaOH के साथ क्या देगा। तो आंसर ये देगा एक Na आएगा, H कितने रह जाएंगे दो, और PO3 तो एज इट इज लिख दो। हाँ, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, सोच के बताओ आराम से। दो NaOH है, क्या ये दो NaOH का रिएक्शन करेगा? तो आंसर इज यस करेगा, और दोनों H निकल जाएंगे। क्या इसके बाद दो एसिडिक H है? आंसर इज यस, दोनों निकल गए। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बोलो, Na2HPO3। ये हो गया, इसका फिनिश हो गया। अब आता है इसकी बारी, H3PO4 प्लस NaOH। बताओ इसमें कितने एसिडिक H है? तो आंसर इसमें तीन। कितने NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, एक या दो या तीन? आंसर है ऑल, एक के साथ करेगा। तो प्रोडक्ट बोलो फटाफट, आंसर है NaH2PO4। अगला बोलो, आंसर इज Na2HPO4 एंड द लास्ट वन इज Na3PO4। अगर आपको सेकंड वाला में थोड़ा, क्योंकि उस तरफ वो लिखता नहीं है, सेंस नहीं करता इस पेन को, तो उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो सेकंड वाला है Na2HPO4। यदि सही से नहीं दिख रहा हो तो मैंने इस वाले कंपाउंड को मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है ना बेटा। तो H3PO2, H3PO3, H3PO4 can react with 1, 2 and 3 moles of NaOH respectively. This is the maximum number of moles which I am talking about. I will never say that this will not react with 1 mole of NaOH. This shall react with 1 mole of NaOH for sure, but then maximum number of moles which it can consume is 2, while the type of compound, the numbers, यानी कि कितने तरह से रिएक्शन कर सकता है, दो तरह से कर सकता है। इसलिए एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इट फॉर्म 1 सीरीज ऑफ सॉल्ट, दिस फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, दिस फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। याद रहेगा बेटा। एक और बात आपके लिए जरूरी है, और वो एक नाम एसिड सॉल्ट, नाम बोल रहा हूं एसिड सॉल्ट। बताओ उसमें एसिडिक एच कितने, इसमें कितने एसिडिक एच है? एक। उस सॉल्ट में कितने हैं? तो आंसर है 0। तो कुछ लोग बोलते हैं 2, लेकिन आप ध्यान रखो बेटा, इसका एक एसिडिक एच था, वो जा चुका है ना बेटा। अब उसके पास एसिडिक एच बचा या नहीं बचा? नहीं बचा। तो इसको अपनी कॉपी में जिसमें भी नोट कर रहे हो तो लिख देना NS, जिसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। N इज नॉर्मल, S इज सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट वो होते हैं जिनमें एसिडिक एच बचा हुआ नहीं है। आगे आओ, बताओ इसमें कितने एसिडिक एच है? तो 2 में से कितने गए यहाँ पर? 1। तो बचा कितना? 1। ये 2 H है, 2 H है, लेकिन एसिडिक कितने हैं इनमें? तो 1, क्योंकि 1 निकल गया है। ये बात समझ में नहीं है तो वापस वीडियो को रिपीट करके देखना, मैं खुद भी रिपीट कर रहा हूं इसको वो देख लो। H3PO3 has 2 acidic H and this reaction involves how many acidic H removal? 1. Then how many are left? 1। तो उस सॉल्ट में एसिडिक एच बचा है क्या? आंसर इज यस, बचा है, और उसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट। तो मैं इसको लिख रहा हूं AS। व्हाट इज AS? एसिड सॉल्ट। व्हाट इज दिस? नॉर्मल सॉल्ट। व्हाट इज दिस? एसिड सॉल्ट। इसका पहला है एसिड सॉल्ट, सेकेंड नंबर एसिड सॉल्ट, थर्ड नंबर नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है ना। ध्यान रखना, पहला वाला एसिड सॉल्ट नहीं बनेगा। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स डू नॉट फॉर्म? इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? क्या नहीं बनाता? तो आंसर है एसिड सॉल्ट नहीं बनाता। पहला H3PO2, दूसरा H3PO3, थर्ड H3PO4, फोर्थ ऑल। तो आंसर विल बी है ना H3PO2, क्योंकि ये तो बना रहा है नॉर्मल सॉल्ट और ये भी बना रहा है नॉर्मल सॉल्ट, ये बना रहा है नॉर्मल सॉल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल सॉल्ट कौन एसिड सॉल्ट कौन नहीं बनाएगा? तो एसिड सॉल्ट फर्स्ट नहीं बनाएगा, सेकंड एसिड सॉल्ट बना रहा है, थर्ड भी एसिड सॉल्ट बना रहा है, लेकिन फर्स्ट नहीं बनाएगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए वापस मैं यहीं पर ही आऊंगा एक बार। मुझको बताओ, ये तीनों कंपाउंड में से कौन कौन O खा सकता है? क्या ये O, इसके पास O मैक्सिमम है, मिनिमम, मैक्सिमम? इसके पास कितने O की कमी है? बस यहाँ पे कमी है। इसके पास कहाँ कमी? 2 जगह कमी है। तो ज्यादा O कौन खाएगा? तो आंसर है फर्स्ट खाएगा। जो O खाएगा वो खुद क्या हो जाएगा? तो आंसर है ऑक्सीडाइज। O को एक्सेप्ट करना ऑक्सीडेशन, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन बेटा। जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो अगले को रिड्यूस करते हैं। सब्सटेंस विच ईट अवे द ऑक्सीजन, तो जब
ईट अवे करेंगे तो दूसरे का ईट अवे करेंगे ना, तो खुद का तो भला हो जाएगा, दूसरे का बुरा होगा, दूसरे का बुरा मतलब दूसरे का हो गया रिडक्शन, खुद का हुआ है ना ऑक्सीडेशन, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब ये वाला कंपाउंड जो है वो 2 O खाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगले को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये 1 O खाएगा, ये खाएगा ही नहीं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तो आंसर है वो क्यों हुआ, कारण सोच के बताना। इसमें 2 pH है इस कारण से, या कोई और कारण है, तो आंसर साफ है, इसमें 2 pH है, जितने pH होंगे उतने तो O खाएगा, इसके पास 1 pH है तो ये खाएगा, इसके पास है ही नहीं तो खाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब बताओ क्या हुआ, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कौन हुआ, तो आंसर है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसी बात को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है कि H3PO2 मोर देन H3PO3 मोर देन H3PO4 ये ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग बिहेवियर है। हो सकता है एग्जाम में इसका कारण आ जाए कि इसमें रिड्यूसिंग बिहेवियर का कारण क्या होता है, और ध्यान रखना कि रिड्यूसिंग बिहेवियर जो है, रिड्यूसिंग बिहेवियर, ये रिड्यूसिंग बिहेवियर जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स। एनसीईआरटी में ऐसी एक लाइन लिखी हुई है कि जिसमें pH बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा होती है उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है। उस पर क्वेश्चन भी आ रखा है नीट में, है ना, तो इसके ध्यान रख लीजिएगा, विशेष ध्यान रख लीजिएगा इस पॉइंट को। काफी अच्छा पॉइंट है कि H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, H3PO3 भी, लेकिन H3PO4 नहीं है। एक और बात आती है यहाँ पर, और वो ये वाली बात है ना, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है आ जाए। वैसे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन जो है उसके बारे में सुन लेना, हो सकता है किसी को आपको डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं आती हो, तो डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम सब्सटेंस का एक साथ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर सेम सब्सटेंस का होता है देन व्हाट डू वी कॉल दैट एज इज, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शन कौन होते होंगे बेटा, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती होगी या लोएस्ट या इंटरमीडिएट। तो सिंपल सी बात है, कोई ऑक्सीडाइज भी होगा और वही कोई सब्सटेंस रिड्यूस भी होगा, ये तभी तो होगा जब इसकी स्टेट इंटरमीडिएट है। अगर इसकी स्टेट मिनिमम है तो फिर रिड्यूस कैसे होगा, और मैक्सिमम है तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा। तो इसका मतलब ये कि इन तीनों में इसकी स्टेट है +1, इसकी स्टेट है +3 और इसकी स्टेट है +5, और फास्फोरस की स्टेट होती है -3 से लेकर और +5 तक। अगर आप बोलोगे सर आपको कैसे याद है कि -3 से +5, तो बेटा ये याद नहीं है, ये मैं निकाल लेता हूं। अगर आप बोलोगे कैसे निकाल लेते हो सर, तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, तो आंसर है 5। 5 को कितने खाएगा तो स्टेबल हो जाएगा 3, तो ये -3 हो गया। 5 में से छोड़ कितने सकता है, 5 छोड़ सकता है तो +5 हो गया। तो फास्फोरस की स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकल जाती है। पूरे पी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर अपने स्टेट का अनुमान लगा सकते हैं कहां से कहां तक रेंज होगी। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखो उतने तो छोड़ दो, तो वो प्लस में मैक्सिमम हो गई, और जो उसकी 8 में से कमी आ रही है जो वो उतने खाएगा तो उतना नेगेटिव हो जाएगी। तो -3 से +5 बताओ ये हाईएस्ट है, लोएस्ट है या इंटरमीडिएट, तो आंसर है इस रेंज को देखते हुए ये इंटरमीडिएट है। ये क्या है, तो ये भी इंटरमीडिएट है। ये क्या है, तो ये मैक्सिमम है। इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है इट डजंट डिस्प्रोपोर्शनेट, लेकिन ये दोनों होते हैं। बेटा ये ध्यान रखना, डिस्प्रोपोर्शनेट कौन हो सकता है या कौन नहीं, ये तो मैं आपको टेक्निकली सोचना बता सकता हूं, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आप मुझसे ये पूछोगे सर इसको गर्म करने पर डिस्प्रोपोर्शनेट होगा या नहीं, ये मुझको नहीं समझ में आता है ना। इनफैक्ट क्योंकि ये पोटेंशियल बेस्ड चीजें होती है, ये आपको डायरेक्टली है ना याद करनी होती है। किसी को गर्म करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट, ठीक है, टेंडेंसी थोड़ी बहुत बता सकता हूं मैं, बट देन वो होगा या नहीं होगा ये आपको याद करना पड़ेगा, और छोड़ भी नहीं सकते, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जब जाओगे आप पूरी जब केमिस्ट्री पढ़ लोगे, नॉन केमिस्ट्री, तो लास्ट में जाके देखोगे आप जब समराइज करोगे, सबको समअप करोगे, तो 15 से 20 डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से ये एक रिएक्शन है, ये हमेशा डिस्प्रोपोर्शन की मैं जब भी बात करूंगा तो ऐसी बातें बताऊंगा आपको। तो क्या ध्यान रखोगे, बोथ H3PO2 एंड H3PO3 डिस्प्रोपोर्शनेट्स ऑन हीटिंग। हीटिंग ध्यान रखना, ये अगर आप बोलोगे सर हीटिंग कैसे, तो हीटिंग मैंने भी याद किया है, आपको भी करना पड़ेगा कि H3PO2 H3PO3 को गर्म करने पर डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। बेटा कुछ कंपाउंड एसिड की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, कुछ बेस की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, कुछ गर्म करने पर डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग बातें सही हैं। तो आपको बहरहाल ध्यान रखना है कि H3PO2 H3PO3 डिस्प्रोपोर्शनेट्स ऑन हीटिंग। अब उसमें क्या बनाते हैं वो देखो, ये भी PS3 H3PO4 बना रहा है, ये भी बना रहा है, तो कंपाउंड सेम बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना, कि वो कंपाउंड सेम बन रहे हैं, तो हमें याद ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो बोथ दीज कंपाउंड फॉर्म्स PS3। तो PS3 में फास्फोरस की स्टेट कितनी आ रही, तो आपने निकालना सीखा होगा, H की +1 होती है, तो ये -3 हो गया, और ये हो गया +5। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्लास पहले ही बता दिया था कि सबको जोड़कर 0 के बराबर कर दो, इसकी H की हमेशा
H की स्टेट हमेशा लीजिएगा +1 और O की हमेशा लो -2। आपको बचे हुए एलिमेंट की स्टेट अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि सबका सम सबको जोड़ने पर 0 आना चाहिए। इसकी भी -3 और +5। -3 क्या है, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम है, और ये क्या है, मैक्सिमम, इसलिए इसको मिन मैक्स से याद करो। क्या याद करोगे, एक लाइन याद करना जो मैं बोल रहा हूँ, H3PO3 और H3PO2 और H3PO3 को गर्म करने पर वो मिन मैक्स बन जाते हैं। ये लाइन याद करके रखना, कोशिश करना लंबे समय तक ये लाइन ध्यान रहे आपको, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं और फिर हम ऐसी लाइन से सॉल्व कर लेते हैं, वी फील वेरी गुड अबाउट दैट। हमें पहले तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इकोनॉमिक में बहुत बड़ी कंफ्यूजन की बात ये होती है कि हमें इस चीज को याद रखना है या समझना है। कई बार हम क्या करते हैं, समझने वाली चीज को याद करने का प्रयास करते हैं, कई बार उल्टा करते हैं, जो इसको याद करना है वो समझने का प्रयास करते हैं, 10 बुकें खोल के देख रहे हैं एंड विल नॉट गेट द आंसर ऑफ एनी ऑफ देम। क्योंकि मैं ये चीज कर चुका हूँ, सो आई नो कि कौन सी चीज को कहां पर याद करना है, किसको समझना है। तो कोशिश कीजिए कि मेरी ज्यादातर बातों को फॉलो करें, आपका रास्ता थोड़ा सा आसान होने लगेगा। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के बारे में पहले हमने पढ़ लिया कि उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि कौन किसमें रिड्यूसिंग बिहेवियर ज्यादा है ना। फिर अपन पढ़ लिया कि वो उसमें पीएच बॉन्ड ज्यादा है, ऑक्सी एसिड क्या बोलते हैं, सॉल्ट कौन बना रहा है, एसिड सॉल्ट कौन बना रहा है, नॉर्मल सॉल्ट कौन बना रहा है। मेरे को एक एक बात का सही तरह से जवाब चाहिए। जब अभी थोड़े समय बाद में क्विज होगा तो क्विज से आपको अपने आप का टेस्ट पूरा निकाल लेना है कि हमको कितना क्लियर हो रहा है। ये ध्यान रखना, ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिड में नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स है कौन कौन से, 1, 3, 5 एंड 7। 1, 3, 5, 7 है स्टेट्स। 1, 3 छोटी स्टेट्स है, छोटे को नाम दे दिया है मैंने अस और बड़ी को नाम दिया इक। तो क्लोरीन के चार जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें 2 अस हैं और 2 इक हैं। 2 अस में एक के पास O ज्यादा है, तो इसको रेफरेंस मान के इसको देखा तो इसमें O कम है तो इसका नाम आ गया हाइपो। तो इसको भी दोनों क्लोरस हैं, 1, 3 दोनों क्लोरस हैं, ये दोनों क्लोरस हैं, तो इसको भी क्लोरस बोलना है, इसको भी क्लोरस, लेकिन इसमें O कम है तो हाइपोक्लोरस। इसके रेफरेंस में इसको बोल रहे हैं तो इसको कुछ नहीं बोलना है, इसको हाइपर नहीं बोलना है ना, क्योंकि इसके रेफरेंस में इसका नाम दिया है। उसी प्रकार से इसके रेफरेंस में इसका नाम दिया तो यहाँ पर क्लोरिक लग गया, पर मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको O ज्यादा देखते हुए यहाँ पर परक्लोरिक एसिड लगा दिया। तो कुल मिला के पहले चारों का नाम रिवाइज करें, HOCl हाइपोक्लोरस, उसके आगे वाला क्लोरस, उसके आगे वाला क्लोरिक, सबसे आगे वाला परक्लोरिक। फिर इनका फॉर्मूला याद करें। पहले वाले का फॉर्मूला HOCl, कुछ नहीं करना है, उसमें O जोड़ते रहो, दूसरा मिल जाएगा, फिर O जोड़ दो, तीसरा मिल जाएगा, फिर O जोड़ दो, चौथा मिल जाएगा। HOCl में एक O जोड़ा तो HClO2 हो गया, एक O जोड़ा तो HClO3 हो गया, एक O जोड़ा तो HClO4 हो गया। इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाना बड़ेगा आसान है। मैंने वहां पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लिख रखा है और रॉ मटेरियल है HOCl। इन सबको ही HOCl लिख दो। अगर आप बोलोगे सर सबको HOCl लिख दे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, तो HOCl तो ये बन चुका है। अब अगला वाला HOCl क्या, इसमें इस HOCl में कितने O जोड़ देने पड़ेंगे ताकि ये बन जाए, तो आंसर है 1, इसलिए 1 डबल बॉन्ड O लगा दो। अगले वाले में 2 डबल बॉन्ड O लगा दो और आखिरी वाले में 3 डबल बॉन्ड O लगा के इसको फिनिश करो। दैट इज हाउ वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर। ये ऐसे लिख देते हैं, चलो दैट इज हाउ। इसको हटा देते हैं, वो भी ड्रॉ करते हैं, डबल बॉन्ड O, तो इट इज फाइन। तो कुल मिलाकर ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या ध्यान रखोगे सर, क्लोरीन की ऑक्सी एसिड्स में HOCl सब में होना चाहिए, बाद में डबल बॉन्ड लगा के फिनिश करना है। यस, इनमें प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन वगैरह पूछा है तो वो देखते हैं अपन क्या है। अपन चलो याद बना लेते हैं वापस। HOCl डबल बॉन्ड O, HOCl डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, HOCl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। फाइन। अब पूछा एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है। मैंने आपको बताया था फास्फोरस, या पहले मैंने कहीं ना कहीं ऐसा बता रखा है और अपने 11वीं में पढ़ रखा होगा कि एसिड्स वो होते हैं जो कि H+ है, जल्दी से निकालें। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, +7 है, तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये खींचेगा O से और O खींचेगा H से। तो H जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा तो H+ निकलने की टेंडेंसी इस वाले कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए इसका एसिडिक नेचर ही मैक्सिमम होगा। इन जनरल ऑक्सी एसिड्स में एक थोड़ा सा नियम बना लो, जिसकी स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा। इस मामले में 1-2 एक्सेप्शन आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम, और जो एक्सेप्शन है वो हमारे कोर्स में नहीं है। फॉस्फोरस वाले में एक्सेप्शन आता है लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है ना, कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड H3PO2, H3PO3, H3PO4 का मैंने जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि वो हमारे कोर्स में सच नहीं, तो बिना बात ही अपन एक्सेप्शनल चीजें करते रहे, उनको याद भी कर लें, समझ भी लें, सब कुछ कर लें, देन लास्ट में पता चले कि वो तो आएगा ही नहीं।
इसलिए मैंने जानबूझकर नहीं बताया, लेकिन बाकी सबके लिए मान के चलो जिसकी स्टेट हाई उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, इसका कम, इसका कम, इसका सबसे कम, तो ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ गया। फिर थर्मल स्टेबिलिटी, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, डबल बॉन्ड ज्यादा होने से रेजोनेंस भी ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएंगी, इस कारण से उसको थर्मली मोस्ट स्टेबल बोलना है। गर्म करने पे वो बहुत मुश्किल से टूटेगा, जबकि ये आसानी से टूट जाता है। जब ये टूटता है तो ये डिकम्पोज होने पर देता है HCl+O, और इस कारण से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम है। इट कैन गिव द ऑक्सीजन मोस्ट इजीली, दैट्स व्हाई दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट अमंगस्ट ऑल। हालांकि मैंने खुद ने सबसे पहले जब सोचा था तो मुझको ये लगा था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, और मैं बता दूं आपको बेटा, इन चारों के अलावा और दूसरे एग्जांपल्स के अंदर जब भी आप ऐसे देखोगे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, तो क्या करेगा, जिसकी स्टेट ज्यादा होगा वो ज्यादा भूखा होगा ना इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन खाएगा, खुद रिड्यूस होगा, अगले को ऑक्सीडाइज करेगा। इन चारों को एक्सेप्शन मान लेना, और इनके अलावा बाकी सब जगह आपको मिलेगा जिसकी स्टेट ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा। लेकिन इसके अंदर मैंने बता दिया है कि ये जल्दी डिकम्पोज होने कारण ऑक्सीजन जल्दी छोड़ देता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 4 3 2 1। सबसे स्टेबल वो 4, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 2, इसको 1। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल वो है, 4th इज मोस्ट स्टेबल, देन 3rd, देन 2nd, देन 1st। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, सबसे जल्दी ओ किसने छोड़ा था, तो ये, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर फर्स्ट की जाता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर का एग्जांपल कहां मिलता है, तो आंसर ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या आपने नाम सुना है ब्लीचिंग पाउडर? वो देखो मैंने कुछ लिखा है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, मैंने लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ HOCl। आपने शायद एसिड बेस में क्लास 11 में कॉन्जुगेट पढ़ा होगा। वो ये होता है कि HOCl में से अगर H+ निकल जाए तो बनेगा OCl नेगेटिव, और ये होता है कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट है, किसका कॉन्जुगेट है, तो आंसर इसका कॉन्जुगेट है। OCl- इज कॉन्जुगेट ऑफ HOCl, दैट इज हाउ वी हैव टू लर्न। तो क्या हुआ, कॉन्जुगेट ऑफ HOCl इज एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। HOCl कॉन्जुगेट एक्टिव कंपोनेंट है ब्लीचिंग पाउडर का। इसका मतलब ये कि ये वाला आयन ये कॉन्जुगेट है HOCl का, और ये ब्लीचिंग पाउडर में खास आयन होता है, मेन आयन होता है, एक्टिव आयन होता है। अगर आप बोलोगे सर ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर ये है CaOCl2। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बताओ CaOCl2 में कितने कैटायन है, कितने एनायन है, तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं एक कैटायन है ना, ये 2 एनायन है, ये वाला O और ये Cl2, ये 2 और एक 3 तो एनायन होंगे और ये कैटायन होगा। ऐसा नहीं है, वो देखो मैंने लिखा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 आयंस। फर्स्ट इज कैल्शियम आयन, सेकंड इज OCl नेगेटिव, एंड थर्ड इज Cl नेगेटिव। किताबों में दे रखा है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का कुछ अलग होता है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का ये है। ब्लीचिंग पाउडर का एग्जैक्ट फॉर्मूला याद करने के लिए ये करो कि ब्लीचिंग पाउडर के एग्जैक्ट फॉर्मूले में 3 कैल्शियम्स होते हैं, 3 कैल्शियम कंपाउंड है, एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोराइड और एक ऑक्सीक्लोराइड। वापस रिपीट कर रहा हूं, ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल फॉर्मूले में कैल्शियम 3 बार होना चाहिए। पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा CaCl2 और तीसरा CaOCl का होल ट्वाइस। तीनों कितने कितने, तो 1 मोल, और पानी 2 मोल, .2H2O। ये देखो ये रहा CaCl2.CaOH होल ट्वाइस .CaOCl का होल ट्वाइस .2H2O। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। अगर आप बोलोगे सर ब्लीचिंग पाउडर ये सही है, ये सही है, दोनों ही सही है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, जबकि ये कॉमन या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला कहला सकता है। अगर आप बोलोगे कि सर इसमें ये इसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, ये कंपोनेंट फर्स्ट है, ये कंपोनेंट सेकंड है, ये कंपोनेंट थर्ड है, तो जो मैं जानता हूं कि जो एक्टिव कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ये थर्ड है। अगर आप बोलोगे सर ये एक्टिव कंपोनेंट थर्ड क्यों है, व्हाई इज इट कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल है। अगर आप बोलोगे सर कैसे ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पांसिबल है, तो सुनना कैसे है। ये देखो मैंने वो बताया था CaOCl का होल ट्वाइस, ये एक्टिव कंपोनेंट है क्योंकि इसमें OCl नेगेटिव आयन है। अब OCl नेगेटिव आयन अगर एक्वस मीडियम में जाएगा तो HOCl बनाएगा, और अभी भी मैंने कहा था आपको कि HOCl बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये HCl प्लस नेसेंट O छोड़ देगा। और अगर कलर्ड मटेरियल में अगर ये ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये कलरलेस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है, तो कलर के उड़ाने को बोलते हैं ब्लीचिंग। तो फैब्रिक पे जो कलर है वो कलर के उड़ाने को बोलते हैं ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग कैसे हो रही है, ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से, तो आंसर है ऑक्सीडेशन से। अगर आप बोलोगे सब ब्लीचिंग करने के लिए मात्र ब्लीचिंग पाउडर ही केमिकल है क्या, तो नहीं, ब्लीचिंग कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग कर सकते हैं ओजोन से, ब्लीचिंग कर सकते हैं H2O2 से, ब्लीचिंग कर सकते हैं क्लोरीन से,
ठीक है ना। ये सारे कंपाउंड जो है दे आर वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट्स, ये सारे ब्लीचिंग एजेंट्स हैं एंड दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट्स। ये ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग करते हैं, जबकि SO2 जो करता है रिडक्शन से ब्लीचिंग करता है। आपको कुछ समय बाद में पता चलेगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर में आपको एक बहुत जरूरी बात मैंने बता दी है कि ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म से हो सकती है। किसी कलर सब्सटेंस को, उसके कलर को हटाने को, कलर के उड़ने को हम बोलते हैं ब्लीच करना। कलर किसी केमिकल की वजह से होता है, अगर आप केमिकल को डिस्ट्रॉय कर दोगे या ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर दोगे तो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो टेम्परेली कन्वर्ट होगा या परमानेंटली कन्वर्ट होगा। अगर परमानेंटली कन्वर्ट हो गया तो वो ये वाले कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीडेशन से परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन से परमानेंटली कन्वर्ट नहीं होता है, टेम्परेली होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी ब्लीचिंग। तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसा आ जाए, इनमें से टेम्परेरी ब्लीचिंग वाला केमिकल कौन है, तो आंसर जाएगा SO2। और अगर परमानेंट ब्लीचिंग पूछा जाए तो मैंने ये कंपाउंड बता ही दिए हैं। तो इसका नाम मैं समझता हूं कि आपको अब ब्लीचिंग का मैकेनिज्म भी आ गया होगा। अब लास्ट बात कर लेते हैं आज के लिए, और वो है कि इन सब कंपाउंड्स के अंदर क्लोरीन के जो ये वाला जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन, इधर से ये वाला क्लोरीन, इधर से ये वाला क्लोरीन, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट और इसमें डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग के कितनी संख्या है वो ध्यान देना। मैंने बताया था आपको द हाइब्रिडेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। इसके सिग्मा कितने हैं बेटा, तो इस क्लोरीन के सिग्मा है 2, लोन पेयर कितने हैं, तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के होते हैं 7 में से काम आ गए 3 काम आ गए, तो लोन पेयर होंगे 2, तो सिग्मा भी 2, लोन पेयर भी 2, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। उसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो उसमें एक लोन पेयर है इसलिए sp3, उसमें कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन सिग्मा 4 है तो sp3। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन बेटा sp3 है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है। मैंने फिर कहा था डी पाई पी पाई निकालते ऐसे हैं कि पहले हाइब्रिडेशन में कितने पी काम आ गए, तो आंसर है सारे पी काम आ गए। जब सारे पी काम आ गए तो पाई बॉन्ड पी से बनेगा या डी से, तो आंसर है क्लोरीन के डी से, लेकिन ऑक्सीजन की पी से। मतलब एक का डी और एक का पी काम आएगा तो पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा, तो आंसर है डी पाई पी पाई। आपको मैंने बताया था कुछ टर्म्स पहले कि जो हाइब्रिडेशन में जो पी काम आ गया वो पाई नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन पाई से संबंधित नहीं होता है। हाइब्रिडेशन करने के बाद जो पी बचेंगे वो पाई बनाएंगे। अगर हाइब्रिडेशन करने के बाद पी नहीं बचा, हाइब्रिडेशन करने के बाद पी नहीं बचा तो डी ही पाई बनाएगा। इसमें हाइब्रिडेशन sp3 है, पी नहीं बचा, पी 3 होते हैं, तीनों खत्म, वहां भी खत्म वहां भी खत्म। जब पी नहीं बचा तो डी बचा और डी से बनेगा डी पाई पी पाई। दिस कंटेन 1 डी पाई पी पाई, दिस कंटेन 2 एंड दिस कंटेन 3। दिस इज अबाउट द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, विल नॉट टेक द ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है ना, अपन अब ऑक्सी एसिड और सल्फर लेंगे, फाइन। इसके बाद ऑक्सी एसिड और सल्फर स्टार्ट होगा।